मुझे भरोसा है आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूल, झील, नदी नालों में नहाने से पहले सोचेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन पूल्स, नदियों में, झीलों में या पानी में नहाने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के लाडूना आपसे मुखातिब हूँ। गर्मी के मौसम में विशेष करके कुछ लोग गर्मी से निजात पाने के लिए, कुछ मस्ती के लिए, कुछ तैरना सीखने के लिए, कुछ जस्ट टाइम पास के लिए, कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी इसलिए पूल में नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, नदी नालों में स्विमिंग करते हैं, उनमें तैरना सीखते हैं या तैरते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाह रहा हूं कि इस तरह से पूल्स आदि में नहाने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, पानी जब इतनी बड़ी वॉल्यूम में होगा वो उतना साफ नहीं हो सकता जैसा हमारा नहाने का या पीने का पानी होता है। उस पानी में क्योंकि वो खुला है और खुला होने की वजह से इन्फेक्शन के बैक्टीरिया, डेड एनिमल्स, पक्षियों का एक्सक्रीटा, उनकी बींठें, बाकी जो लोग नहा रहे हैं उनका एक्सक्रीटा, उनका मलमूत्र, या वो नदी है, नाला है, समुद्र है, तो डेड एनिमल्स, ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीटा, फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी या बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब आप स्विम कर रहे हैं, पूल में जा रहे हैं, आप पानी पीना नहीं चाह रहे हो लेकिन वो आपके मुंह में तो जाएगा, वो आपकी स्किन को तो टच करेगा। जो लोग, अगर कुछ डिजीज वाले लोग उसमें स्विम कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि इनको स्किन की कोई डिजीज है? उनकी बॉडी का एक्सक्रीटा, उनके बॉडी की अनहाइजीनिक कंडीशन के जो इफेक्ट हैं, क्या वो पानी में नहीं जाएंगे? उनका पसीना, उनके बैक्टीरिया, उनके फंगस पानी में नहीं जाएगी? उनके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उनके नाक का डिस्चार्ज पानी में नहीं जाएगा? क्या उनके मुंह में जब पानी गया तो उन्होंने कुल्ला पानी में नहीं कर दिया? इस तरह से अनेक सोर्स हैं उस पानी के कंटामिनेटेड होने के, यानी के प्रदूषित हो जाने के। और वो पानी अगर प्रदूषित ना भी हो, बहुत अच्छे मेंटेन्ड पूल में क्लोरीन डाली जाती है, ब्रोमियम डाली जाती है, उनसे उनको तथाकथित रूप से साफ तो करने का प्रयास किया जाता है, उस क्लोरीन के ही दुष्प्रभाव आ जाएंगे। वो क्लोरीन ही आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। बहुत सारे बैक्टीरिया जो पूल में पाए जाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। जियार्डिया, नोरोवायरस, लोगिनेला, क्रिप्टोस्पोरिडियम और मोस्ट कॉमन होता है ई कोलाई। पेट में जो वर्म्स होते हैं उनके एग्स जो ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ में उस पानी में घुल जाते हैं। इन सब की वजह से और अन्यथा भी पूल में नहाने से जो होने वाला है, मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। जैसे ही हम पूल में जाएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा? हमारी स्किन उस वाटर को टच करेगी तो क्या होगा? स्किन के जो नेचुरल ग्रीजिंग है, जो कुदरती चिकनाहट है, वो गायब हो जाती है और हमारी स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई हो जाएगी। और इस ड्राइनेस की वजह से एलर्जी हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगे। अगर पर्सन एक्जिमा का पेशेंट है, एटोपिक डर्मेटाइटिस का पेशेंट है, तो वो कंडीशन वर्स हो जाएगी। अगर सोराइसिस का पेशेंट है तो सोराइसिस भी ज्यादा हो जाएगी। और जो अगर वो पूल कंटामिनेटेड है फंगस की वजह से, तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। ग्रोइंस में, एक्जिला में, फेस पे नहाने के बाद में आप देखेंगे कि व्हाइट रंग के पेल व्हाइट स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं।
स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई हो जाएगी और एलर्जिक रैशेज हो जाएंगे पानी में नहाने से। अगर ये पानी नहाते टाइम आपसे स्वलो हो गया, जो कि होना लगभग निश्चित है, तो आपको जीआईटी इन्फेक्शन हो जाएगा, अर्थात उल्टी, दस्त हो जाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। जियार्डिया जैसे बैक्टीरिया बहुत दिन तक आंतों में रहते हैं और बहुत ही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्रिएट करते हैं पेट की। बहुत लंबे समय तक अमीबिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अमीबा भी एक परजीवी है, पैरासाइट है, जो इस तरह के पूल्स वगैरह में होता है। अगर पानी ठंडा है या आपकी बॉडी उसके लिए अनुकूल नहीं है, तो कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी, निमोनिया ये हो जाएगा और टॉन्सिलाइटिस आदि होकर के बुखार भी हो सकता है। गला खराब होना कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो पूल में जाने से होती है। पूल में नहाने वाले बच्चों को और बड़ों को इंटेस्टाइनल वर्म्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पानी सोलो हो जाता है और पानी में अगर वर्म्स के लार्वा या अंडे हैं तो पेट में कीड़े हो जाएंगे। आंखों की समस्या, पूल में नहाने वालों को आपने देखा होगा नहाने के बाद आईज रेड हो जाती हैं। ये रेड क्यों हो गई? वही कारण कि आंखों के जो नेचुरल चिकनाहट है जो आंसू की वजह से रहती है, वो उस पानी से वॉश हो गई और वॉश हो जाने की वजह से आईज रेड हो जाएगी, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी, आईज में इन्फेक्शन हो जाएगा, आंखों में एलर्जी बढ़ जाएगी। और यही पानी अगर कान में गया तो कान में इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कान में दर्द, कान से पस का बहना, ये हो सकता है पूल में नहाने से। और कान का इन्फेक्शन अगर एक बार हो जाए तो ठीक होने में बहुत समय ले सकता है। पूल में नहाने से लगातार गीला सिर रहने से बाल भी झड़ सकते हैं और बाल पतले हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल चिकनाहट गायब हो जाती है। स्किन का एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे कहते हैं एथलीट फुट। ये एथलीट फुट एक बहुत ही क्रोनिक और मुश्किल से ठीक होने वाला फंगल इन्फेक्शन होता है, जो पैरों के उंगलियों के बीच और तलवे वगैरह में होता है। नदी, नाला या झीलों में जो स्विमिंग करने जाते हैं, जो उनमें उतरते हैं, उन्हें इंजरी होने के चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं। कोई भी पत्थर, चट्टान का टुकड़ा जो आपको नजर नहीं आएगा, उससे आप चोटिल हो सकते हैं। कोई कील, कांटा, वो भी उसमें रह सकता है जो आपको चोट पहुंचा सकता है। समुद्र के अंदर या नदियों में एनिमल्स भी होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, बड़ी मछलियां, मगरमच्छ वगैरह होते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। क्रैब वगैरह भी होते हैं, वो भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। जहरीले सांप भी होते हैं जो आपको काट सकते हैं। ये संभावनाएं केवल संभावनाएं नहीं है, ऐसा होता है। कुछ लोगों को समुद्र में या पूल में नहाने के बाद में हेडेक की शिकायत होती है। ये हेडेक होने की वजह लगातार ओपन या सन में रहना हो गया, और दूसरा डिहाइड्रेशन भी कारण है। डिहाइड्रेशन पानी में रह के भी हो सकता है, क्योंकि हम जितने देर पानी में रहेंगे हम पानी तो नहीं पिएंगे, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है, बॉडी तो वाटर लूज कर रही है, तो वो लूज होना आपको डिहाइड्रेशन दे सकता है। और डिहाइड्रेशन होने से थकान, कमजोरी, डलनेस और हेडेक वगैरह का कारण बन सकता है। डिहाइड्रेशन ओवर एक्सर्शन की वजह से भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बहुत देर तक तैरते हो, पानी में रहते हो, तो एक्सरसाइज तो होती है, वो एक्सरसाइज भी डिहाइड्रेशन की वजह बन सकता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पूल में नहाने से बहुत कॉमन है। इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, लेकिन यीस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल को। ग्रोइंस में या जेनेटल्स में बहुत देर तक गीला रहने की वजह से, और यीस्ट इन्फेक्शन ऑलरेडी पानी में घुला हुआ है, क्योंकि लोग भी वहां नहा रहे हैं, उनका जो डिस्चार्ज है वो पानी में घुला हुआ है, और वो जैसे ही आपकी बॉडी को छुएगा, चांसेस बनेंगे कि आपको भी यीस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि यूटीआई हो जाएगा। पानी में बहुत देर रहने की वजह से जो थकान हुई, डिहाइड्रेशन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप किन्हीं किन्हीं को क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, ऐंठन होने लग जाएगी बॉडी में।
एक्सट्रीमिटीज में या कहीं भी ये ऐंठन हो सकती है। अगर आपकी स्किन पे कोई जख्म ऑलरेडी है तो वो पक जाएगा, यानी कि उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर पानी बहुत ठंडा है, आपने ध्यान नहीं किया और आप उस पानी में उतर गए, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सडन हार्ट अटैक होना, बॉडी का तैर ना सकना, और जब आप तैर नहीं सकेंगे, एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, हाइपोथर्मिया होकर के सडन डेथ भी हो सकती है। पूल के अंदर ब्लू वीड और बोटुलिज्म इन्फेक्शन भी आप कैच कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर स्विमर हो तो स्विमिंग के परिणाम स्वरूप जो थकान होगी और भूख बढ़ेगी, आप ज्यादा खाएंगे तो वेट भी गेन कर सकते हैं। आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि तो फिर ये स्विमिंग का और ये सब क्यों चला हुआ है। देखिए, गलत कुछ भी पॉपुलर हो सकता है। लोग नशे पत्ते भी करते हैं, लोग अल्कोहल भी लेते हैं, लोग न जाने क्या क्या गलत करते हैं। बिना सोचे समझे अगर करेंगे, बिना सेफ्टी रखे हुए करेंगे तो बॉडी को हार्म होता है। हम अपनी प्रैक्टिस में, ऐसा कोई दिन नहीं होता गर्मी के सीजन में जब हमें एक आध पेशेंट इनके दुष्परिणाम वाला न देखने को मिले। खास करके बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी पुअर होता है, उनको इन सब के होने के चांसेस सामान्य से ज्यादा होते हैं। जो लोग रेगुलर स्विमर हैं, जो लोग प्रोफेशनल स्विमर हैं, उन्होंने बॉडी को तपाया है, उन्होंने बॉडी को उसके अनुकूल बनाया है। ओवर द पीरियड दे आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग द थिंग्स। उनको देख के आप ना करें। मेरा अपना एक खास मानना है, नेचर ने डिफरेंट जीवों के लिए डिफरेंट हैबिटेट डिजाइन की है। हैबिटेट का मतलब वो जीव, वो प्राणी किस तरह के वातावरण में रहेंगे अपने जीवन के लिए, ये नेचर ने डिजाइन किया है। कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, वाटर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जमीन को खोद के उसमें रहते हैं, रोडेंट्स। और हम मैमल्स धरती के ऊपर चलने वाले जीव हैं। हमें नेचर ने धरती के ऊपर चलने के लिए डिजाइन किया है। हमारी बॉडी डिजाइंड ही नहीं है पानी में रहने के लिए। जिस तरह से हम उड़ने के लिए डिजाइंड नहीं है, हम पानी में रहने के लिए भी डिजाइंड नहीं है। अगर हम हैबिटेट का लॉ ब्रेक करेंगे और हम अपनी टेरिटरी को छोड़ के, अपने जीवन जीने के स्थान को छोड़ के कुछ अलग करने की चेष्टा करेंगे तो दुष्परिणाम होना जरूरी है। ओवर द पीरियड और बहुत दिन की एक्सरसाइज और फाइट के बाद अगर आप प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हो, वो चीज की संभावनाएं हैं, लेकिन उसके कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो लेके आप करेंगे तो चांसेस हैं कि आप इन दुष्प्रभावों से बचेंगे। मैं आपको अभी वो बताने जा रहा हूं कि आप स्विमिंग के पहले या स्विमिंग के दौरान क्या ध्यान रखें तो आप उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हो, उन्हें मिनिमाइज कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये बेस्ट है कि आप स्विमिंग का इरादा छोड़ो, पूल्स में नहाने का इरादा छोड़ो। लेकिन आपको फिर भी ऐसा करना जरूरी लगता है तो उसका टाइम शॉर्ट करो। शॉर्ट पीरियड के लिए स्विमिंग करना लॉन्ग पीरियड की तुलना में कम हानिकारक तो हो ही जाएगा ना। पूल प्रोफेशनल पूल होना चाहिए, प्रॉपरली उसकी क्लीनिंग हो, प्रॉपर उसके अंदर क्लोरिनिफिकेशन हो, पानी को साफ किया जाए और ज्यादा लोग उसमें ना स्विमिंग कर रहे हो एट ए टाइम्स, इस बात को भी इंश्योर किया जाए। पूल में जाने से पहले बाथ लें जिससे आपकी बॉडी के कंटामिनेशन पूल में ना जाए। पूल में जाके आने के बाद में भी एक बार शावर ले लें जिससे अगर आपने कंटामिनेशन लिया है तो वो हट जाए। आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वाटर गॉगल्स का यूज करें। ईयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईयर प्लग्स का यूज करें। इंश्योर करें कि पानी स्वॉलो ना हो। मुश्किल है लेकिन इंश्योर करो कि पानी स्वॉलो ना हो। सी वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, जिस पानी के बारे में आपको आइडिया नहीं है, डेप्थ के बारे में, उसके सरफेस के बारे में, उससे तो बचना ही चाहिए। इंजरी नहीं होगी
सी एनिमल से भी आप बचे हुए रहेंगे। जिन लोगों को स्किन पे वुंड है, एक्जिमा है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, वो लोग पूल में ना जाएं, उनके लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आप अगर नॉर्मल स्किन वाले हैं तो ऑफ कोर्स बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं अपनी स्किन की खोई हुई चिकनाहट को लौटाने के लिए। जिस व्यक्ति को जीआईटी इन्फेक्शन है यानी कि उल्टी दस्त रहे हैं, जिसको फंगल इन्फेक्शन है, जिसको कोल्ड कफ खांसी जुकाम टॉन्सिल्स हैं, वो भी ना जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी तकलीफ बढ़ेगी और वो दूसरों को भी इन्फेक्शन गिफ्ट करके आएंगे पूल में। दूसरों को बचाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। अस्थमा और पुअर इम्यूनिटी वाले लोग भी पूल से बचें। अपनी इम्यूनिटी को दूसरे तरीकों से स्ट्रॉन्ग करें, स्विमिंग से ना करें। पूल की डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी इतना होना चाहिए कि वो आपके शोल्डर से ऊपर ना जाए। गहरे पूल में खास करके जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो तो ना ही जाए। जिनको एपिलेप्सी है यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो लोग पूल में जाना तो क्या, उसके पास में नहीं जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि न जाने कब उनको एपिलेप्टिक कन्वल्जन हो जाए और अगर पानी में हो गया तो उनकी लाइफ एंडेंजर हो जाएगी, थ्रेट में हो जाएगी, उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्विमिंग के बाद प्रॉपर रेस्ट लें। अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्विमिंग करने के मूड में हैं तो भी इन बिटवीन रेस्ट लेते रहें। बॉडी को आराम भी चाहिए, पानी भी पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन और क्रैम्प से आप बचेंगे अगर प्रॉपर हाइड्रेटेड रखेंगे बॉडी को। इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं आप स्विमिंग से पहले। पूल में जाने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने से आप स्प्रेन्स और इंजरीज से बचते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आप काफी सारे साइड इफेक्ट से बच के रह सकते हैं। अगर आप पूल में कोई भी एल्गी देखें यानी कि काई या कोई भी डेड एनिमल, मरे हुए पक्षी, कोई जानवर या तैरती हुई कुछ ऑब्जेक्ट्स आप देखें तो पूल की अथॉरिटीज को रिपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप वहां हैं अपने लिए और दूसरों के लिए ऐसा करना लाभदायक रहेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन जो कंडीशंस पूल में या रिवर्स में, झीलों में, समुद्र में नहाने के बाद होने वाली कंडीशंस हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं, उनके लिए शानदार काम करती है। मैं आपको बताने वाला हूं वो मेडिसिन्स जो हम इस तरह की कंडीशन में कॉमनली यूज करते हैं। वो मेडिसिन में है डल्कामारा, रसडॉक्स, कॉस्टिकम, एंटीमोनियम क्रूड, बेलाडोना, आर्सेनिक, हिपरसल्फ, मर्कसोल, सल्फर, सिना, पल्सटीला, बेलिस, पेरिनस, सीपिया। ये सब मेडिसिन्स सबके सब लेनी है ऐसा नहीं है। जो कंडीशन हुई है, जो सिम्टम्स आए हैं, जिस तरह की इलनेस हुई है, आपको फीवर हुआ है, आपको कोल्ड कफ हुआ है, आपको डायरिया वोमिटिंग हुआ है, आपके पेट में कीड़े हुए हैं, आपके कान में इन्फेक्शन हुआ है, आपके स्किन इन्फेक्शन हुआ है, आपको एलर्जी हुई है, उस अकॉर्डिंग और फिर उसके भी आगे क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग चुनाव करके डॉक्टर आपको देंगे। आशा है आज के वीडियो से आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। अगर आप अवॉइड नहीं कर सके तो सावधानी तो रख ही सकते हैं, और सावधानी आपको इसके बुरे परिणामों से निश्चित ही बचाएगी। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।